हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम यूपी 10th बोर्ड के जो फॉर्मूलेज हैं मैथमेटिक्स के वो सभी डिस्कस करेंगे। तो ये हम सभी चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट से लेके टोटल 15 चैप्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 के यहाँ पर हमें दिए हैं वास्तविक संख्याएँ। तो इसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं जिसमें ए हमारा कितना है बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू कहाँ तक है हमारी 0 से बी के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा HCF और LCM का। तो यहाँ पर अगर हमें HCF और LCM दिया हो तो तो ये किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट हमारा नंबर 1 इंटू नंबर 2 के इक्वल होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है इसमें, यदि P को यह भाज्य संख्या है और P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। अगर P यहाँ पर कोई अभाज्य संख्या है और P हमारा A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P क्या होगा, डेफिनेटली हमारा A को भी विभाजित करेगा। A यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर का देखेंगे जो कि हमारा बहुपद है। तो बहुपद में हमें दिया है बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जो हमारे पास यहाँ पर एक पोलिनोमियल होता है बहुपद, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में px। तो उसमें जो हमारी x की हाईएस्ट पावर होती है, उच्चतम घात होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर घात बोलते हैं। हाईएस्ट नंबर को हम यहाँ पर घात बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद क्या होता है, जिस पोलिनोमियल की जो बहुपद होती है उसकी उच्चतम घात मतलब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो हमारा रेखिक बहुपद होता है। द्विघात बहुपद हमारा उच्चतम घात अगर 2 होती है तो वो हमारा द्विघात बहुपद होगा। और त्रिघात बहुपद में जो हमारी उच्चतम घात होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल हमारी अगर 3 है तो वो हमारी त्रिघात बहुपद होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है के शून्यंक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y इक्वल्स टू ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला परवलय हमारा x एक्सिस पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध होता है, अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दी है ax स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो गाइस आपको ये बात तो पता होगी कि अगर यहाँ पर ये हमारा px की फॉर्म में लिखा है तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। लेकिन अगर हम px को 0 के इक्वल कर दें तो ये हमारी क्या बन जाती है, हमारी समीकरण बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर शून्यांकों का योग है। अगर शून्यांक हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस x का गुणांक। ये किस में देखेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर 0 है तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। वैसे शून्यांकों का गुणांक क्या होगा हमारा, अचर पद कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। 7 पॉइंट है हमारा, यदि अल्फ़ा बीटा गामा हमें कोई क्यूबिक इक्वेशन दी है त्रिघात बहुपद की तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमारा कोई त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यांक कितने होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में रखेंगे तो एक बहुपद को हमें 0 के इक्वल रखना होगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं, कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हमारा सी अपॉन ए के इक्वल होता है एंड अल्फ़ा बीटा गामा हमारा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसमें हमें दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दी है उसमें दो चर हैं x और y, और ये हमारा c 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो चर हैं वो x y हैं एंड जो a b c है हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन है, दो रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर हमारा A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो वो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, और उनका जो सॉल्यूशन होगा, हल हो कैसा होगा, केवल एक अद्वितीय हल होगा, मतलब कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, एंड ये हमारा इक्वल होगा C1/C2 के, मतलब कि तीनों रेशो अगर इक्वल हैं तो जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी, और वहाँ पर उनका जो हल होगा वो कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा A1/A2 अगर इक्वल है B1/B2 के, एंड ये दोनों ही अगर नॉट इक्वल्स हैं C1/C2 के, तो वहाँ से जो लाइंस है हमारी समांतर रेखाएं बनाएंगी, पैरेलल लाइंस होंगी वो, और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधि होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। और वैसे ये इसमें हमारी और भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आपके सिलेबस में दो ही दी हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, और इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें ग्राफीय मेथड भी होता है, इसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्या होता है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब कि अगर दो लाइन है हमारी और वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, और इस युग्म को क्या बोलते हैं, संगत युग्म। ठीक है, इसको हम संगत बोलेंगे, और इसका जो हल होंगे वो कितना होगा, समीकरण का एक यूनिक हल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि रेखाएं समपाती हैं, समपाती मतलब अगर दोनों लाइन एक के ऊपर एक, दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं, और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, संगत ही होती हैं दोनों लाइन भी। थर्ड पॉइंट हमें दिया है, यदि रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर मतलब कि अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। चैप्टर नंबर 4 में हमें दिया है द्विघात समीकरण। इसमें हमारे पास कोई समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 एंड a ≠ 0 है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक, तो जो ये हमारा रूप है द्विघात समीकरण का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। नेक्स्ट है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण हमारी है ax² + bx + c = 0 के मूल तथा बहुपद ax² + bx + c की जो शून्य अंक है वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। मतलब जो हमारी द्विघात समीकरण होगी उसके मूल और द्विघात बहुपद के जो शून्य अंक होंगे वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। पॉइंट में हमें दिया है, यदि b² - 4ac हमारा ग्रेटर एंड इक्वल्स टू हो 0, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे हमारे, -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0, तो यहाँ से विविक्त कर इसका d कितना हो जाएगा, b² - 4ac। तो फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो वहाँ पर जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे, दो हमारे भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर हमारा b² - 4ac 0 के इक्वल आता है तो समीकरण के क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे। एंड अगर वहीं से हमारा b² - 4ac लेस देन 0 होता है, 0 से छोटा आएगा, तो उसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। चैप्टर 5 में हमें समांतर श्रेणियां दी हैं, तो इसमें एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि उनके बीच का जो नंबर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, कांस्टेंट रहता है d, जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d। तो जब भी हमें कोई AP माननी होती है तो हम ये मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में दिया है, अगर हमें प्रथम पद इसका किसी AP का A है, सार्वंतर D है, तो AP का nवां पद याद करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an = a + n - 1 * d हो जाएगा। वहीं से अगर AP के प्रथम n पदों का योग हमें फाइंड करना हो तो कितना होगा, ऐसे हमारा n/2 × 2a + n - 1 * d। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn = n/2 × a + an। an यहाँ पर क्या है हमारा a + n - 1 * d। ठीक है, 4 हमारा दिया है, यदि AP का अंतिम पद L है और इस AP के सभी पदों का योग कितना हो जाएगा, n/2 × a + l।
तो ये फॉर्मूला हमारा कब लगा सकते हैं, जब हमें कोई अंतिम पद भी दिया हो। ठीक है, फिफ्थ हमारा है, यदि ABC हमारा AP में है तो वहाँ से जो हमारा B होगा वो क्या होगा, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है A + C/2। यहाँ B, A तथा C का क्या है, समांतर माध्य है। 6 में हमें दिया है किसी AP का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हमें nवां पद दिया हो और n-1वां पद भी हमें दिया हो तो जो उनका हम योग निकाल सकते हैं, और वहाँ से जो an होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Sn-1 के। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा त्रिभुज। तो इसमें हमें दो समरूप आकृतियाँ दी हैं, एक जैसी दिखने वाली। तो इसमें समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, ये दोनों सेम दिखते हैं लेकिन इनकी मेजरमेंट है वो क्या है, माप इनकी अलग अलग है। ठीक है, तो दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो तो वो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती हैं। सेकंड में हमें दिया है सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। मतलब जितनी भी हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं वो क्या होंगी, समरूप होंगी, लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थर्ड हमारा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, वो कब होंगे, दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट हमें थ्योरम दी है प्रमेय, तो इसमें दिया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड में हमें दिया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब जितना AD होगा उतना AD का रेशो DB और इक्वल होगा AE/EC के रेशो के। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रायंगल दिया है हमें, तो यहाँ से AD का DB के साथ जो रेशो होगा वही AE का EC के साथ भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो भी कैसी होंगी, एक ही अनुपात में होंगी और ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, हमारे समरूप कहलाएंगे। नेक्स्ट 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमें दिया है x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस के निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं एंड y एक्सिस के निर्देशांक को जो हम बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो P x1 y1 और Q x2 y2 के बिंदुओं के बीच की दूरी, P और Q हमारे कोई दो बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी हमारी क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट हमें 2 में दिया है बिंदु P x y की मूल बिंदु से, अगर P हमें कोई बिंदु दिया है और उसकी हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो वो किसके इक्वल होगी, OP की दूरी √x² प्लस y² हम यहाँ से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारा कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, विभाजन का सूत्र में हमें दिया है दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमारे m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों ही लिखे हैं, x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी। नेक्स्ट 2 हमें दिया है यदि P रेखाखंड AB को k:1 के अनुपात में विभाजित करें तो P के निर्देशांक कितने होंगे, k x2 प्लस x1/k प्लस 1 एंड k y2 प्लस y1/k प्लस 1। तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें रेशो क्या दिया हो, k:1 दिया हो। थर्ड पॉइंट है एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 में विभाजित करता है। बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे। अगर हमें रेशो 1/1 दिया हो तो वहाँ से जो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे AB के, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ठीक है,
फोर्थ हमें दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसके इक्वल होता है हाफ इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसके इक्वल होता है हाफ इंटू आधार इंटू लंब के। एंड 6 में हमें दिया है बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 8 में हमें दिया है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें हमें कोई ट्रायंगल दिया है 90 डिग्री बी पर है और यहाँ पर ये एंगल सी है, ए बी हमारा लंब है, बी सी हमारा आधार है और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस कर्ण है। तो साइन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण के, ए बी अपॉन ए सी। कोस हमारा हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण बी सी अपॉन ए सी। टेन हमारा हो जाएगा लंब अपॉन आधार ए बी अपॉन बी सी। एंड कोट हो जाएगा हमारा आधार अपॉन लंब बी सी अपॉन ए बी। एंड सेक हो जाएगा हमारा कर्ण अपॉन आधार ए सी अपॉन बी सी। वैसे ही कोसेक कितना होगा कर्ण अपॉन लंब, मतलब कि ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन ए इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक ए के, कोस ए होता है 1 अपॉन सेक ए के, टेन ए होगा 1 अपॉन कोट ए और इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस ए। ठीक है, नेक्स्ट कोट ए होता है 1 अपॉन टेन ए एंड कोस अपॉन साइन ए। कोसेक ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन साइन ए। नेक्स्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल गिवन है, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, हमें दिया है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें दी हैं और इसमें हमारे जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल हैं वो सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है कोस ए, कोस 90 डिग्री माइनस ए हमारा साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए हमारा कोट ए एंड कोट 90 डिग्री माइनस ए हमारा टेन ए के बराबर होगा। वैसे ही सेक 90 डिग्री माइनस ए कोसेक ए के बराबर होगा एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस ए हमारा सेक ए के बराबर होगा। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर ए के एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए के। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमारा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए की। अगर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के इक्वल है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल कोट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये सभी क्या हैं फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। चैप्टर 9 है हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हमारा उन्नयन कोण है। अगर यहाँ पर कोई खड़ा है तो यहाँ से अगर वो नीचे से ऊपर की साइड देखता है तो जो एंगल बनेगा उसे को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। और वहीं से अगर कोई ऊपर से नीचे की साइड देख रहा है तब जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वृत्त चैप्टर है 10। इसमें अगर एक सर्कल है और कोई लाइन उसको टच नहीं करती है तो उसे हम प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। और अगर एक सर्कल को कोई लाइन ए बी हमारी उसके अंदर से जाते हुए 2 पॉइंट पर टच करती 2 पॉइंट पर कट करती है ए और बी, तो उसे हम बोलेंगे छेदक रेखा। एंड अगर कोई लाइन बाहर से किसी वृत्त को एक पॉइंट पर टच करती है, तो अगर बाहर से एक पॉइंट पर टच करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट हमें फर्स्ट दिया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त की केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब जो भी स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। अभी हमने देखा है पीछे। सेकंड है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही, मतलब किसी भी वृत्त के अगर हम एक बिंदु लेते हैं तो उससे हम सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। मतलब कि जो हमारी स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा ही होती है। वहाँ पर दोनों जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं एक ही पॉइंट पर होती हैं। तो वो क्या होती है एक संपाती रेखाएं जिन्हें हम बोल सकते हैं और उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, 4 हमारी क्या है 4 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें प्रमेय दी है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि अगर हमें कोई सर्कल दिया है और उसके अंदर हमें उससे कोई हमारी एक स्पर्श रेखा जा रही है,
अगर उससे कोई एक स्पर्श रेखा जा रही है तो सेंटर से जो स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो अगर हम सर्कल के अंदर किसी बिंदु से हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन उनको हम स्पर्श रेखा नहीं बोलते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है, अगर हम किसी सर्कल पर बाहर से एक बिंदु पर टच करते हुए रेखा खींचते हैं तो उसको हम स्पर्श रेखा बोलेंगे, लेकिन अगर बाहर से किसी बिंदु से किसी सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं एक ही बिंदु से, तो वो क्या होती हैं, उसकी दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट 6 में हमें दिया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब बाहर का कोई बिंदु P है जिससे हमने सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, P से A और P से B, तो यहाँ से जितना PA होगा उतना ही हमारा PB होगा, मतलब PA इक्वल हो जाएगा हमारा PB के। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा, अगर हम P से सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो एंगल होगा हमारा PAPO उतना ही एंगल हमारा क्या होगा, BPO होगा। तो यहाँ पर यही हमें दिया है। ओके। चैप्टर 11 में हमें दिया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें कोई वृत्त है, सेंटर को हम केंद्र बोलते हैं, और इसमें जो इसकी सेंटर से लेके जो इसकी बाउंड्री पर जो ये लाइन ड्रॉ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पर जो कोई एक लाइन हम इसमें ड्रॉ करेंगे, किसी वृत्त के दो बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम जीवा बोलते हैं। एंड जो त्रिज्या का डबल होता है, जो सेंटर से होकर लाइन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका व्यास बोलते हैं। ठीक है। तो वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या R है, वृत्त का व्यास D है जो कि 2R के बराबर होता है। वृत्त की परिधि यहाँ पर 2 पाई R के इक्वल होती है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R स्क्वायर के बराबर होता है। सेकंड हमें दिया है, अगर हमें कोई वृत्त दिया है और उसमें हमारे दो त्रिज्या से एक त्रिज्या खंड बना है, तो जो हमारा छोटे वाला पार्ट होगा उसको लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे और बड़े वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें हमें इसके जो लघु त्रिज्याखंड है इसका जो एंगल है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से इसको हम थीटा बोलेंगे, और जो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का एंगल है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ से जब अल्फा होगा कितना हो जाएगा, 360, मतलब 360 में से हम AOB को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से थीटा हमारा क्या है, लघु त्रिज्याखंड कोण है। नेक्स्ट हमें 4 में दिया है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना होगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एंड 5th में हमें दिया है, दीर्घ कोण वाले त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो क्या होगा, पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री 360। 6 में हमें दिया है कि अगर दोनों त्रिज्याओं को मिलाने वाली एक जीवा यहाँ पर खींच दे AB, तो आर्क हमारी AP हो जाएगी, मतलब चाप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। नेक्स्ट 7 हमें दिया है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 2 पाई R थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके। नंबर 13 हमें दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R इंटू R प्लस H होता है, एंड बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R स्क्वायर H। सेकंड है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हमारा पाई RL होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई R इंटू R प्लस L होता है। शंकु का आयतन हमारा 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, एंड इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है शंकु की, L इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 4 पाई R स्क्वायर होगा, गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई R क्यूब होता है, एंड अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें हमारा ये कितना होता है, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। घन का आयतन हमारा A क्यूब होता है, घन का परिमाप हमारा 4A स्क्वायर होता है, एंड आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, एंड आयत का विकर्ण हमारा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ग है, वर्ग का परिमाप 4A होता है, वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर, एंड वर्ग का विकर्ण हमारा A इंटू √2 होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा।
एंड घनाभ का क्षेत्रफल हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है और घनाभ का आयतन कितना होता है, एल बी एच हमारा होता है। तो यहाँ पर ये बेलन की आकृति हमें दी है, शंकु की, वर्गाकार, गोला, वृत्त है हमारे पास एंड अर्धगोले के जो ऊपर का पार्ट है वो वृत्त है एंड घनाकार हमारा यहाँ पर दिया है। चैप्टर नंबर 14 हमें दिया है वर्ग चिन्ह हमारा ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन 2 से हम निकालते हैं। प्रत्यक्ष विधि में हम माध्य कैसे निकालते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एंड कल्पित माध्य में माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, जहाँ पर जो डी आई होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए करके निकालते हैं और ए हमारा बीच का नंबर होता है, एक्स आई में जो वैल्यू होती है उसमें जो मिड वाला नंबर होता है वो हमारा ए की वैल्यू होती है। ठीक है, पग विचलन विधि, तो इसमें हम माध्य निकालने का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। एच हमारा वर्ग अंतराल का डिफरेंस होता है एंड यू आई हमारा क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। नेक्स्ट हमारा बहुलक है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला ये होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल हमारा बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, एच वर्ग अंतराल होता है, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ ज़ीरो एफ वन के जस्ट ऊपर वाला नंबर और एफ टू एफ वन के जस्ट नीचे वाला नंबर होता है। नेक्स्ट हमारा माध्यक है, यदि n हमारा विषम है तो माध्यक n प्लस 1/2 के लिए निकालते हैं, यदि n सम है तो माध्यक n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 के लिए निकालते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से माध्यक इक्वल हो जाएगा l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सी एफ हमारी संचय बारंबारता होती है और यहाँ पर ये इनकी टर्म्स दी है। नेक्स्ट हमारा 15 लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, तो इसमें p हमारा किसके इक्वल होगा, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, या फिर पीई किसके इक्वल होगा, पीई हमारा इक्वल होगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या के। सेकंड में हमें दिया है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमारा कितना होता है, 1 होता है, मतलब पी ए प्लस पी ए डैश हमारा 1 के इक्वल होता है। घटना के अनुकूल संयोगानुपात ई हमारा पी ई रेशो पी ई डैश होता है और उसके प्रतिकूल जो संयोगानुपात ई होता है वो पी ई डैश रेशो पी ई होता है। ठीक है, यदि घटना के अनुकूल संयोगानुपात हमारा ए रेशो बी है तो पी कितना हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी, और अगर हमारा प्रतिकूल के लिए निकालना हो तो कितना होगा, पी हमारा बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से पी ई प्लस पी डैश हमारा 1 के अभी हमने देखा था पीछे। पी ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। तो जो हमारा पी ई होता है, मतलब जो हमारी प्रायिकता होती है कि वो क्या होती है, हमारी 0 और 1 के बीच में होती है, 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी या फिर हमारी 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और असंभव घटना की जो असंभव घटना होती है हमारी इम्पॉसिबल, उसकी प्रायिकता हमारी कितनी होती है, पॉसिबिलिटी 0 होती है। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में ये सब इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।